एक सड़क कुछ गायब होने की कोई घटना हुई थी और आपका मिलना महासमुंद में किसी अधिकारी से हुआ था। नए नए आईएएस साहब बैठे हुए थे वहां पे, तो उन्होंने मेरा नाम देखा, तमक के तपाक से पूछा, बोले आप किस तरह के एक्टिविस्ट हैं, 2-500 वसूल करने वाले या सही में काम करने वाले। बोला एक मिनट रुकिए आप, बोला आप किस तरह के आईएएस हैं पहले ये बताइए, वो 10,000 रुपए घूस लेने वाले कि या वाकई में काम करने वाले। कोई छोटा सा किस्सा आप बता सके जो विद्याचरण जी ने आपको बताया हो हमारे दर्शकों के लिए। इंदिरा जी को यह पता है प्रधानमंत्री रहते कि विपक्ष का कौन नेता सीआईए का एजेंट है। जो आपका लहजा है और आपका दिखने का, पहनने का जो अंदाज है, वो कहीं ना कहीं विद्याचरण शुक्ल जी से मिलता जुलता सा नजर आता है। वो मेरे एक आइडियल रहे हैं और मैंने उनको बहुत करीब से देखा, करीब से बूझा और करीब से जाना है। बैन की प्रक्रिया होती है तो इसमें अपील करने का जो प्रोसेस होता है, अगर वो आप समझा सकें दर्शकों को। जैसे ही आप सरकारों से सवाल पूछेंगे, आपको देशद्रोही कहा जाएगा, आपको पाकिस्तानी कहा जाएगा, आपका सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। और आरटीआई एक्टिविज्म में आने का, ये सारी चीजों को उजागर करने का विचार आपके मन में आया? पूछने के कारण जो है मेरा ट्विटर आज जो है भारत में विथेल्ड कर दिया गया, और अभी हाल ही में 10 दिन पहले मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो पहले तो बताइए कि क्या आपको लगता है कि कारण हो सकते हैं, कुछ स्पष्टीकरण मिलता है इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा कि क्यों विथेल्ड किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उनकी नोटिस पर जो है मेरा एक्स अकाउंट जो है वो विथेल्ड किया गया है। कैसे आप आरटीआई दाखिल करते हैं और फिर लोगों के सामने इनको लाते हैं? 30 दिनों के अंदर अगर जवाब नहीं मिलता है तो फिर प्रथम अपील का प्रावधान है। कौन से वो गुप्त स्रोत हैं या सामने के स्रोत हैं जहां से आपको जानकारी मिलती है? मैं जोन ऑफिस जब गया आरटीआई आवेदन लेके, तो वहाँ पर एक नया फ्रिज रखा हुआ था, तो मैंने पूछा फ्रिज कब लिए, तो जो जोन कमिश्नर थे वो चुप हो जाते हैं। झीरम घाटी वाली जो आपकी किताब, जो हादसा था वो वाकई बड़ा दुखद था, बड़ा दर्दनाक था। विद्याचरण जी एक होल्डर जो है सड़क के किनारे उसमें पड़े हुए हैं, टिक कर और पानी मांग रहे हैं, और उनका हाथ जो है कांप रहा है। नक्सली वहाँ पे लोगों के लिए अनाज जमा कर रहे थे, नक्सली वहाँ पे खाने बनाने के लिए बर्तन और अन्य सामान जो है राशन का ले रहे थे। वह अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल को जीवित देखा। आप एक लिस्ट बनाते हुए चलते हैं कि अगला आरटीआई किस चीज़ के ऊपर दायर होना चाहिए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक दिन में एक बार में 551 आरटीआई और जवाब नहीं आने पे 250-300 अपील। देखिए, रायपुर में एक बहुत वृहद विशाल शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है मुद्रा मीनार। प्रदेश के अधेड़ बुढ़े जवान रिटायर अफसरान जाते हैं और शरीर की वर्जिश के साथ साथ वो कुछ और वर्जिश करने की भी फिराक में रहते हैं वहाँ पे। जय जोहार दोस्तों। लबरा को आपने लबर लबर करके खबरें सुनाते हुए तो बहुत सुना होगा, पर आज का दिन है लबरा के सुनने का, क्योंकि आज करने जा रहे हैं हम लबरा के गुट के पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है। तो हमारे जो मेहमान हैं वो भी कुछ खास हैं। वरिष्ठ आरटीआई एक्टिविस्ट, 3 कमाल की किताबों के लेखक और अपने व्यंग्यात्मक अंदाज से फॉलोअर्स का मन मोह लेने वाले, और अभी इतना उन्होंने मन मोह लिया है सोशल मीडिया का कि उनका इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट भी बैन हो गया है किसी वजह से। तो ये सारी चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे हमारे आज के मेहमान कुणाल शुक्ला जी से। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा जय जोहार, नमस्ते, जय छत्तीसगढ़। सर, अभी बातचीत के दौरान पता चला कि आपके बड़े पिताजी वो हैं विनोद कुमार शुक्ल जिनका अभी अभी निधन हुआ है। मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आपका जो ये व्यंग्यात्मक अंदाज है वो कहीं ना कहीं परसाई जी से प्रेरित है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि जो विनोद कुमार शुक्ल हैं उन्होंने मुझे पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया, और बचपन जो है कुछ अच्छी किताबों को पढ़ते बीता, और इसके पीछे मुख्य कारण जो है मेरे ताऊजी विनोद कुमार शुक्ल ही थे। परंतु जो मैं खुल के कहता हूँ कि जो मेरी व्यंग्यात्मक शैली है, जिसको खासतौर से कई लोग बहुत पसंद करते हैं, और आप देखेंगे कि मैं जिन चुटीले अंदाज़ों में लिखता हूँ जिसमें नाम तो किसी का नहीं रहता, परंतु जो तीर है वो सही निशाने पर लग जाता है, लोगों को समझ जरूर आ जाता है यह लिखा किसके लिए गया है।
तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो परसाई जी हैं, उनकी लेखन शैली मुझको प्रभावित करती है और मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। अब बहुत से दर्शकों के मन में भी ये बात होगी, आपके जो फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया में, उनके मन में भी ये बात है कि जो आपका लहज़ा है और आपका दिखने का, पहनने का जो अंदाज़ है, वो कहीं न कहीं विद्याचरण शुक्ल जी से मिलता-जुलता सा नज़र आता है और उनसे भी आपकी कुछ जुड़ाव है, मेल-जोल है। मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगा। ये बात बिल्कुल सच है कि वो मेरे एक आइडियल रहे हैं और मैंने उनको बहुत करीब से देखा, करीब से बूझा और करीब से जाना है। उनकी जो राजनीति करने की स्टाइल है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसको मैंने बहुत पास से देखा है। और अगर आप याद करें तो एक समय ऐसा था 2006-07 का, जब विद्याचरण शुक्ल किसी पार्टी में नहीं थे। उनके पास कोई जाता भी नहीं था और वो उस दौर में बहुत अकेले थे। मैं हमेशा उस दौर में उनके पास जाता था और उनसे पुराने किस्से कहानियाँ भी सुनता था, तो वो इंदिरा जी से अपनी करीबियों के बारे में बताते थे। इंदिरा जी की जो राजनीतिक जो कार्यप्रणाली है वह सुनाते थे और बहुत सी ऐसी बातें भी बताते थे जो वो लिखना चाहते थे अपनी आत्मकथा में, परंतु हम लोगों का दुर्भाग्य, वो उनकी आत्मकथा कभी पूरी नहीं हो पाई, लिखी नहीं गई। पर वो ऐसी बहुत सी बातें बताते थे जो मतलब वाक़ई हैरत अंगेज़ थी और मेरे लिए भी बड़ा अलार्मिंग थी और बहुत ही आश्चर्यजनक थी। जैसे कि आपने बताया कि उनकी आत्मकथा कभी हम लोगों के बीच ना आ सकी, पर क्योंकि हमारे बीच में आप हैं, जिनका उनसे राब्ता रहा है, आपने उनसे खूब बातें की हैं। तो अगर एक कोई छोटा-सा किस्सा आप बता सकें जो विद्याचरण जी ने आपको बताया हो हमारे दर्शकों के लिए? जो राधे श्याम भवन है, अगर आप देखेंगे तो राधे श्याम भवन जो है काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी वहाँ पे ज़मीनें हैं जहाँ पे पैदल चलने के जो है रास्ते हैं। तो शाम के वो पैदल टहला करते थे, टहलने जाया करते थे, तो उस दौरान काफ़ी उनसे बातें होती थी। तो और इंदिरा जी के वो बहुत करीबी लोगों में से थे और इंदिरा जी के कैबिनेट में वो मंत्री भी रहा थे। तो उन्होंने एक बार मुझे बातचीत में बताया था कि इंदिरा जी को यह पता है, प्रधानमंत्री रहते, कि विपक्ष का कौन नेता सीआईए का एजेंट है। और सीआईए। हाँ, और उन्होंने कई नामी-गिरामी बड़े नाम लिए जो बाद में काफ़ी अच्छी पोजीशन में भी रहे। परंतु ये बात बिल्कुल सच है कि इंदिरा जी उनके हिसाब से जानती थी कि कौन सीआईए को देश के बारे में गुप्त जानकारियां लीक कर रहा है, कौन सीआईए से मिला हुआ है और कौन अमेरिका का मुखबिरी कर रहा है। ये विद्याचरण जी ने मेरे को कुछ एक ऐसे नाम बताए थे। काफ़ी विस्फोटक जानकारी है ये तो कि सीआईए से तार जुड़े हुए थे यहाँ के नेताओं के, और इसके बारे में जानकारी भारत थी। के नेताओं के जी, और इसके बारे में इंदिरा जी को जानकारी थी। जानकारी थी, प्रधानमंत्री थी उस समय भारत की और प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी थी कि कुछ विपक्ष के नेता सीआईए से मिले हुए हैं। कुणाल जी, आपके आरटीआई एक्टिविज्म में आने के बाद की जो कहानियां हैं, उससे तो कुछ हद तक लोग अवगत हैं, पर मैं चाहता हूं ना कि हम शुरू करें तो आप आरटीआई एक्टिविज्म से पहले की जो आपकी जीवन थी, कैसे आप यहाँ पे पहुंचे, कैसे ये आरटीआई एक्टिविज्म में आने का, ये सारी चीज़ों को उजागर करने का विचार आपके मन में आया, इस जर्नी को एक बार आप दर्शकों के सामने लाएं। कह सकते हैं कि जैसा एक बच्चा रहता है जिसको माता पिता का प्यार मिलता है, और वैसे ही बहुत अच्छा खूबसूरत बचपन था। माँ का बहुत प्यार मिला और माँ से बहुत कुछ सीखने भी मिला और माँ ही मेरी पहली गुरु थी। और एक्टिविज़्म के इस पहले भी मैं एक्टिविस्ट ही था, आप कह सकते हैं। और सवाल पूछने की आदत, या यूँ कहें बीमारी, वो बचपन में भी थी और माता पिता से भी मैं सवाल ही पूछा करता था जब मैं बहुत छोटा था। और स्कूल कॉलेज में भी मैं शिक्षकों से सवाल पूछता था और स्कूल कॉलेज से जब निकलने के बाद भी मैं आज भी सवाल पूछ रहा हूँ। और आज ये आप रूप मेरा देख रहे हैं कि सवाल पूछने के कारण जो है मेरा ट्विटर आज जो है भारत में विथहेल्ड कर दिया गया। और अभी हाल ही में 10 दिन पहले मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो सवाल पूछने की आदत, या यूँ कहें बीमारी, जो है वो बचपन से ही थी और आज उसका आप एक परिष्कृत रूप देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने साझा की है, मैं इसको आगे ले जाऊंगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो सवाल पूछने की ये जो आपकी आदत है, या ये जो आपका व्यंग्यात्मक अंदाज है, या जो विस्फोटक जानकारियां जो आप एक चुटीले अंदाज में लोगों के सामने रखते हैं, क्या ये कारण है आपके इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट? ये मेरे ख्याल से पहली बार नहीं है जो विथहेल्ड हुए हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है।
तो पहले तो बताइए कि क्या आपको लगता है कि कारण हो सकते हैं, कुछ स्पष्टीकरण मिलता है इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा कि क्यों विथहेल्ड किया गया है? देखिए वो स्पष्टीकरण तो बताते हैं और ख़ास तौर से जो भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उनकी नोटिस पर जो है मेरा एक्स अकाउंट जो है वो विथहेल्ड किया गया है और एक्स ने इसको लेके मुझे जानकारी भी दी है और उनका ये कहना था कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, इसलिए वो अकाउंट भारत में तो विथहेल्ड कर सकते हैं लेकिन पूरी दुनिया में जो एक्स अकाउंट है वो विथहेल्ड नहीं कर सकते। तो भारत में अकाउंट जो है एक्स है वो नहीं दिख रहा है, परंतु पूरी दुनिया में वो दिख रहा है। परंतु जो मेटा है, जिसको हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहते हैं, उसमें एक नया प्लेटफॉर्म और जुड़ रहा है, थ्रेड्स है। तो मेटा ने जो है जो इंस्टाग्राम जो उनका एक और प्लेटफॉर्म है मेटा का, उन्होंने इंस्टाग्राम को पूरा डीएक्टिवेट कर दिया हाल ही में 10 दिन पहले और उसमें भी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और ख़ास तौर से जो दर्शक हैं, जो सोशल मीडिया जो देखने वाले हैं, वो देखते होंगे कि मैं उसमें छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में डाला करता था, पॉलिटिकल सटायर रहते थे, राजनीतिक व्यंग रहा करते थे। उसको लेके सरकार इतनी चौकन्नी हो गई, इतनी अलर्ट हो गई कि इंस्टाग्राम भी उन्होंने अब बंद करवा दिया है। तो इसको लेके मैं बताना चाहूँगा हमारी पूरी तैयारी है। हमारी जो लीगल टीम है बहुत जल्द बिलासपुर हाई कोर्ट में मेरे एक्स यानी कि ट्विटर और इंस्टाग्राम को लेके एक रिट पिटीशन लगाने वाली है और मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट से मेरे को न्याय मिलेगा और अकाउंट ओपन हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बात है। मुझे तो लगता है कि जो लोग ऐसी जानकारियां साझा करते हैं और जिनके अकाउंट बैन हो जाते हैं, वो एक जीत के तमगे की तरह होता है उन लोगों के लिए कि आपने कुछ ऐसी बात उठाई जो कि शायद हुक्मरानों को अच्छी ना लगी और जिस वजह से उस इंफॉर्मेशन को रोकने का प्रयास किया गया। एक संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूँगा कि जब ये बैन की प्रक्रिया होती है तो इसमें अपील करने का जो प्रोसेस होता है, अगर वो आप समझा सकें दर्शकों को। नहीं, अपील करने का प्रोसेस तो बड़ा साधारण है और अपील कहाँ पे करना है और कैसे करना है, इसके लिए बाकायदा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आपको मेल भी करते हैं, परंतु उस अपील का भी कोई मतलब नहीं रहता। अगर सरकार अड़ी हुई है आपका अकाउंट बंद करवाने, तो उनको भी देश में बिजनेस करना है, उनको भी इस देश के मिनिस्ट्री है उसको देखना है। तो मुझे लगता नहीं कि वो अधिक कुछ उस अपील का महत्व रह जाता है और अंततः आपको कोर्ट या न्यायालय की शरण लेना ही पड़ता है। इसके पहले भी अगर आप याद करें तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और मैं लगातार आरटीआई लगा रहा था, सवाल पूछ रहा था सरकार से, और ये देखिए भारतीय डेमोक्रेसी में ये बड़ा विचित्र हाल है कि आप सरकार से सवाल पूछ लेने भर से देशद्रोही घोषित हो जाते हैं, सरकार से सवाल पूछ लेने भर से आपको पाकिस्तानी कह दिया जाता है। परंतु आप अमेरिकी डेमोक्रेसी में देखेंगे, वहाँ पे एक पत्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति से भी सवाल करता है, वहाँ का एक पत्रकार या एक एक्टिविस्ट वहाँ की सेना से भी सवाल करता है, और एक जो टैक्स पेयर है वो भी जो है सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। उसको ना तो देशद्रोही कहा जा सकता है, ना दुश्मन देश का कोई सदस्य या नागरिक घोषित किया जाता है। तो मैं देख रहा हूँ भारत में खासतौर से ट्रेंड आ गया है कि जैसे ही आप सरकारों से सवाल पूछेंगे, आपको देशद्रोही कहा जाएगा, आपको पाकिस्तानी कहा जाएगा, आपका सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, और कुछ अधिक सवाल पूछेंगे तो ये भी हो सकता है कि आप सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर लेने बाहर निकलें और पता चला कि 10-15 पुलिस वाले वहां पे आपका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। इन दोनों बातों में कितना विरोधाभास है। मैं अभी बैठ करके इस बारे में विचार कर रहा था कि आरटीआई लगाने की जो प्रक्रिया है या आरटीआई ये जो एक्ट लाया गया है, इसका उद्देश्य ही यही है कि सवाल पूछे जाए सरकार से, पारदर्शिता, पारदर्शिता लाई जाए, सवाल जवाबदेही। और आरटीआई लगाने वाले व्यक्ति को ही या उस संस्था को ही अगर कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। वाकई विडंबना है जी, वाकई बहुत बड़ी विडंबना है। यहीं से मैं अपने अगले सवाल में आना चाहूंगा कि ये जो आरटीआई लगाने की पूरी प्रक्रिया होती है, हम देखते हैं कि आप अपनी सोशल मीडिया में बहुत तरह की जानकारियां साझा करते रहते हैं। जो सरकार और सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं या अनियमितताएं चल रही हैं, उनको तथ्यात्मक रूप से आरटीआई के जरिए जो आप उजागर करने का काम करते हैं, तो इसके लिए आपका जो क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपको जानकारी मिलती है, कैसे आप आरटीआई दाखिल करते हैं और फिर लोगों के सामने इनको लाते हैं? संक्षिप्त में अगर आप ये पूरे घटनाक्रम को हमें समझा सकें।
देखिए बहुत शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, और ये लोग बात जो है बहुत लोग जानना भी चाहते हैं, पूछते भी हैं हर बार कि आरटीए लगाने की प्रक्रिया क्या है। तो मैं बताऊँगा कि ये 3 महीने की कुल प्रक्रिया होती है। पहली बात तो आवेदन लिखने से लेके, प्रथम अपील से लेके जो द्वितीय अपील है जो राज्य सूचना आयोग में या केंद्रीय सूचना आयोग में लगती है, कुल प्रक्रिया 3 महीने की होती है। परंतु आवेदन इतने पेंडिंग हो गए हैं कि अब जो सेकंड अपील है जो राज्य सूचना आयोग में लगती है या केंद्रीय सूचना आयोग में लगती है, उसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो लगभग 3 साल हो गई है। तो आरटीआई आवेदन जो है वो उसकी शब्द सीमा है वो 150 शब्द है। और प्रश्नात्मक आप आरटीआई नहीं पूछ सकते, जैसे कि मैं बताऊंगा कि ये सड़क क्यों नहीं बनी, ये नाली का निर्माण क्यों नहीं हुआ, ये बांध कब बनेगा। तो इस तरह के आरटीआई के आवेदनों का जवाब नहीं दिया जाता है। और विषय वस्तु एक होना चाहिए। इसको सरल शब्दों में कहा जाए कि अगर आप हॉरर फिल्म के डायरेक्टर हैं तो आप सिर्फ हॉरर फिल्म बनाइए, आप उसको किसी प्रेम कहानी में तब्दील मत करिए। तो मतलब ये है कि अगर आप नाली के बारे में पूछ रहे हैं, नाली निर्माण से संबंधित दस्तावेज मांग रहे हैं, निविदा संबंधित पूरी नस्ती मांग रहे हैं, तो आप सिर्फ वही मांगिए। उसमें नाली के बाद आप सड़क के बारे में उस आवेदन में मत पूछिए। और कोशिश करिए कि जो आपके आवेदन की शब्द सीमा है वो 150 शब्द की हो। और 30 दिनों के अंदर अगर जवाब नहीं मिलता है तो फिर प्रथम अपील का प्रावधान है। प्रथम अपील की जो फीस है वो 50 रुपये है। देश के कई राज्यों में जो है प्रथम अपील का शुल्क नहीं लिया जाता, परंतु छत्तीसगढ़ में प्रथम अपील आवेदन का जो शुल्क है, फीस है, वो 50 रुपये है। प्रथम अपील के बाद भी अगर आवेदक को लगता है कि जवाब नहीं मिल रहा है तो आप राज्य सूचना आयोग में जा सकते हैं। आप राज्य सूचना आयोग में धारा 18(1) के तहत शिकायत कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के राज्य सूचना आयोग में मेरी लगभग उसकी बात करूं तो 100 शिकायतें आज पेंडिंग पड़ी हैं, जिनका अभी तक सुनवाई या निपटारा नहीं किया गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 ऐसी खबरें हैं जो आने का इंतजार कहीं ना कहीं कर रही हैं बाहर। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल 100 सरकार के ऐसी सौजन्य से धमाकेदार विस्फोटक खबरें हैं जो आने के लिए पिटारे से निकलने बेताब हैं, पर वो अभी दफन है। तो हम इंतजार करेंगे कि वो पिटारे से निकले, हमारे सामने भी आए। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपके कौन से वो गुप्त स्रोत हैं या सामने के स्रोत हैं जहां से आपको जानकारी मिलती है कि इस सरकारी योजना में अनियमितता चल रही है और मुझे इसमें आरटीआई लगा के जानकारी प्राप्त करनी चाहिए? देखिए, हर योजना में कुछ ना कुछ अनियमितता जो है वो होती है। हर योजना में कहीं ना कहीं से कोई भ्रष्टाचार का मामला जो है वो सामने आ जाता है। और मैं अगर आप मेरी बात करें तो मैं घर से निकलते ही जो है एक जागरूक नागरिक के रूप में मैं देखता हूं कि कहाँ सड़क बन रही, कहाँ नाली बन रही है। और उस नाली में अगर मुझे निर्माण में जो गुणवत्ता में अनियमितता दिखती है तो मैं आरटीए लगाता हूं। एक बार मैं नगर निगम में मैं गया, कुछ मामले थे, कुछ सीसी रोड के मामले थे, कुछ नाली निर्माण के मामले थे। तो मैं जोन ऑफिस जब गया आरटीआई आवेदन लेके, तो वहाँ पर एक नया फ्रिज रखा हुआ था। तो मैंने पूछा फ्रिज कब लिए, तो जो जोन कमिश्नर थे वो चुप हो जाते हैं। तो मैंने बोला एक कागज़ और पेंसिल मंगवा दीजिए, पेन मंगवा दीजिए। और मैंने वहीं तुरंत उस फ्रिज की खरीदी से संबंधित आरटीआई उन्हीं के दफ्तर में लिख दिया। फिर वो बेचारे बड़ा झेम गए, बोले ये तो ऐसा है कि शुक्ला जी कुछ ठेकेदार जो हैं वो उन्होंने हम लोगों को गर्मी में ठंडा पानी मिलता रहे इसलिए फ्रिज गिफ्ट दे दिया है। तो इस तरीके के भी मामले होते हैं। मतलब अगर आप सजग हैं, सतर्क हैं, तो हर मामले में कहीं ना कहीं आपको एक आरटीआई दिख जाएगा, एक विषय दिख जाएगा। कमाल की बात है। और हमें भी पता है कि ये गिफ्ट्स किस तरह से सरकार की प्रक्रिया को बदलते हैं। आगे बढ़ते हैं कुणाल जी। आपने 3 बहुत अच्छी किताबों का भी लेखन किया है, जिसमें से जो 2 किताबें हैं वो बस्तर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बस्तर की तरफ आपका ये जो रुझान है या ये जो चुनाव है, जैसे झीरम घाटी वाली जो आपकी किताब है, ये कहाँ से आया और कैसे आपको प्रेरणा मिली इन किताबों को लिखने की? देखिए, बस्तर का से जो जुड़ाव है मेरा वो तो बचपन से है। जल जंगल ज़मीन से मेरा जुड़ाव जो है बचपन से है। और मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि पूरी पृथ्वी में आज जल जंगल ज़मीन झील नदी तालाब पहाड़ बचे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पृथ्वी में रहने वाला वो आदिवासी है।
जिसके कारण ये आज भी बचे हुए हैं और आज हमको दिख रहे हैं। और भारत ही नहीं, पूरे देश में अगर कहीं भी पेड़ कटता है तो उसका असर पृथ्वी में बढ़ने वाली गर्मी में पड़ता है। पृथ्वी पे जो आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है, उन जंगलों के कटने का असर वो हमको दिखता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगर कैलिफोर्निया में जंगल कट रहा है या छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में जंगल कट रहा है या ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग रही है तो उसका असर रायपुर के, राजिम के, चंपारण में रहने वाले किसी व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। तो ये, इस चीज को मैं नहीं मानता। तो इन जल जंगल जमीनों को बचाने का जो काम कर रहा है वो हमारा आदिवासी भाई कर रहा है। इस कारण जो है बस्तर से खास जुड़ाव रहा। और खास तौर से जो झीरम घाटी पे जो किताब हमने लिखी, तो जो हादसा था वो वाकई बड़ा दुखद था, बड़ा दर्दनाक था। और पहले भी हम लोग ने अभी बात किया कि विद्याचरण जी से बड़ा एक आत्मीयता रही और मैं उनसे बहुत क्लोज एसोसिएट रहा और उनको मैंने बहुत करीबी से जाना बूझा समझा। जब 25 मई 2013 को ये घटना होती है और टीवी चैनलों में मैं जब देखता हूँ विद्याचरण जी एक बोल्डर जो है सड़क के किनारे उसमें पड़े हुए हैं टिक कर और पानी मांग रहे हैं और उनका हाथ जो है कांप रहा है, तो ये तस्वीर बड़ा हृदय विदारक थी और बड़ा मेरे लिए दुखद था वो उनको देखना। यहाँ से जो है झीरम के बारे में हमने रिसर्च शुरू की, झीरम को लेके तमाम आरटीआई लगाया, तमाम दस्तावेज हमने जो है जमा किए। हमने जाना कि कैसे महेंद्र कर्मा को मारने के लिए जो है एक टास्क फोर्स नक्सली बनाते हैं, 7 सदस्यीय वो टास्क फोर्स रहती है। किस प्रकार से वो जो है बस्तर के घने जंगलों में टास्क फोर्स प्रैक्टिस करता है, उनको वेपन दिए जाते हैं, एक टारगेट बनाया जाता है महेंद्र कर्मा के नाम से। और हमको ये भी आरटीआई से पता चला कि जो पुलिस के प्रतिवेदन है उसमें साफ लिखा था कि झीरम घाटी या दरभा घाटी क्षेत्र में नक्सलियों का जमावड़ा बड़े पैमाने पर है, नक्सली वहाँ पे बड़े पैमाने पे जमा है, नक्सली वहाँ पे लोगों के लिए अनाज जमा कर रहे थे, नक्सली वहाँ पे खाने बनाने के लिए बर्तन और अन्य सामान जो है राशन का ले रहे थे। तो उसके भी आरटीआई से दस्तावेज मिले। और आपको एक मैं बात बताना चाहूँगा कि एक ऐसे नेता भी उस मंच पर मौजूद थे, दर्शकों को ये बात जानना चाहिए, उन नेता का नाम लेना ठीक नहीं है, जिन्होंने कांग्रेस के हर नेता के हुलिया का परिचय जो है उस सभा में कराया। कौन है विद्याचरण शुक्ल, कौन है महेंद्र कर्मा, कौन है नंद कुमार पटेल, कौन है टीएस सिंहदेव, उन्होंने सबका हुलिया, सबका जो है परिचय उस जनसभा में कराया। और जो नंद कुमार पटेल के जो ड्राइवर थे, उनका नाम मैं लेता हूं, दसाराम सिद्धार्थ, वह अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल को जीवित देखा। और मैं और प्रीति जी ने जब किताब लिखी तो हम लोग, वह मेरे ख्याल से जांच एजेंसियों ने भी दसाराम सिद्धार्थ से बात नहीं की, पर हमको बात करने का खास तौर से अनुमति उमेश पटेल ने दिया। हम लोगों ने वहाँ पे जाके खरसिया में उनसे जब बात की नंद कुमार पटेल के ड्राइवर से, तो उन्होंने भी बहुत सी बातें हम लोगों को बताई। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से जब नक्सली आए और वह पूछ पूछ के लोगों की फोटो दिखा दिखा के नाम ले लेके पूछ रहे थे कौन है नंद कुमार पटेल, कौन है महेंद्र कर्मा या कौन है कांग्रेस के अन्य नेता। तो इससे भी साफ ऐसा पता चलता है कि एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या सुपारी किलिंग के जरिए ही कांग्रेस के एक बड़े नेताओं की पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया गया, कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं को मारा गया। बहुत ही ये हृदय निवारक घटना थी। मुझे याद है मैं उस समय कॉलेज में था और सारे ही लोग चौंक गए थे सुनकर के कि मेरे को लगता है कि भारत देश के इतिहास में ये अकेली ऐसी घटना होगी नक्सलियों द्वारा की गई जहां ऐसे योजनाबद्ध ढंग से नेताओं को पकड़कर उनको मारा गया होगा और एक स्टेट की पूरी, एक पॉलिटिकल पार्टी की एक पूरी यूनिट वहाँ पे ख़त्म हो गई। और उसका असर हमें दिखा आने वाले सालों में कैसे नेतृत्व का अभाव पैदा हो गया। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कैंपेन चला बस्तर में नक्सलियों को ख़त्म करने का, और आज सरकार का दावा है कि बस्तर में सारी नक्सली समस्या जो है ख़त्म हो चुकी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2013 में भी दर्शकों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा या आप लोग को बताना चाहूँगा कि 2013 में भी एक बहुत बड़ा कैंपेन चला नक्सलियों के विरुद्ध जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन हंट, अगर याद करना चाहें आप। और ये वह दौर था जब नक्सली जो है नक्सली पखवाड़ा मना रहे थे। नक्सलियों के ऑर्गेनाइजेशन का 50 साल हो रहा था, वो नक्सली पखवाड़ा मना रहे थे। उस समय भी दावा किया गया बड़ा बड़ा कि नक्सली ख़त्म हो रहे हैं, परंतु आप देखेंगे कि आज भी मैं देख रहा हूं कि नक्सली हमले हो रहे हैं। नक्सली ब्लास्ट में, टिफिन बम ब्लास्ट में या आईडी ब्लास्ट में जो है जवान मारे जा रहे हैं। एक जो एडिशनल एसपी है, जो रायपुर का ही लड़का रहता है, बहुत होशियार लड़का रहता है, बहुत होनहार लड़का रहता है, उसकी मृत्यु भी नक्सली हमले में हो जाती है। तो आज भी ये दावा किया जा रहा है कि नक्सली ख़त्म हो गए हैं, परंतु सरकार को जो सिस्टम है उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में जो है बात जो है कॉन्स्टिट्यूशन की हो, संवैधानिक तरीके से हो वो बातें, और देश के संविधान में ऐसे लोगों का कोई जगह ना हो जो ये बात करते हैं कि जो क्रांति है वो बंदूक की नाल से निकल कर आती है। तो बात संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। और खासतौर से नक्सलियों के साथ साथ उस विचारधारा को भी खत्म करने की जरूरत है जो गांधी के देश में हिंसा की बात करते हैं। मैं दर्शकों को प्रेरित करूंगा कि कुणाल जी की जो किताबें हैं, बस्तर टाइगर्स और झीरम घाटी का अधूरा सच, अब उसमें अधूरा एक कीवर्ड है, उसको आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा क्या उसमें अधूरापन है। तो उससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी इस घटना की, तो ज़रूर उसको जाके पढ़ें। और एक और आपकी किताब है किस्सा गोही, उसके बारे में अगर आप संक्षिप्त में बताएं। इन सब से हटकर, हाँ, इन सब से हटकर है जो सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे कहानियां, चुटीली घटनाएं और बहुत सारे वृतांत हैं, उनको लेके किसी ने बोला मेरे को कि इसको एक किताब के रूप में ढाला जाए, तो वो उसका एक बहुत अच्छा संस्करण है किस्सा गोई, जो दर्शक पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी ऐसी घटनाएं हैं मुद्रा मीनार टाइप की। तो अब सर ने खुद ही इस बात को आगे कर दिया। मैं भी इंतजार कर रहा था कि इस पे एक चर्चा जरूर हो। तो मुद्रा मीनार को लेकर के जो कहना चाहिए एक्सपोजे कुणाल जी करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं भी उसका एक वो हूँ, रसिया हूँ कहना चाहिए, कि मुद्रा मीनार में कैसे अधिकारियों का आना, वहाँ आने के बाद एक विशेष जिम में उनका व्यायाम के अलावा सब कुछ करना, और उसका देश की राजनीति पर, सॉरी इस स्टेट की राजनीति पर, हमारे राज्य की राजनीति पर जो असर पड़ रहा है, वो इनको लेकर के जो आपके व्यंग्यात्मक टिप्पणियां होती हैं, जो चुटीला टिप्पणियां होती हैं, उनके बारे में बताइए सर कि क्या मामला है ये मुद्रा मीनार का। देखिए, रायपुर में एक बहुत वृहद विशाल जो है शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है मुद्रा मीनार, और उस मुद्रा मीनार में एक वर्जिश खाना है जहाँ पे इस प्रदेश के अधेड़ बुढ़े जवान रिटायर अफसरान जाते हैं और शरीर की वर्जिश के साथ साथ वो कुछ और वर्जिश करने की भी फिराक में रहते हैं वहाँ पे। इसको लेके मैंने कुछ खुलासे किए और लोगों को बहुत पसंद भी आया। और ये वहाँ पे वर्जिश के साथ साथ कई प्रकार की डीलिंग्स भी होती हैं। कोई अपना किसी पुलिस अधिकारी से ज़मीन का मामला निपटा रहा है, कोई अपना किसी का जीएसटी का, किसी उद्योगपति का मामला फंस गया है तो वो जीएसटी का अपना मामला वहीं बैठा रहा है, निपटा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें भी मुद्रा मीनार में होती आई हैं। और हाँ, इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे मुद्रा मीनार एपिसोड के बाद वहाँ पे कई जो बुजुर्ग अफसरान थे, जो कई जवान अफसरान थे, कई रिटायर अफसर थे, उन्होंने वहाँ पर जाना बंद कर दिया। अब बंद कर दिया मतलब कहीं ना कहीं चिंगारी में आग लगी होगी इसलिए बंद किया, ऐसे तो कोई बंद करता नहीं। कहीं आपको कभी मुद्रा मीनार से कभी कोई आपको सूचना मिली कि कुणाल जी क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, क्यों हमारे पीछे पड़ गए हैं, क्यों हमारी व्यायामशाला से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं, परंतु एक मित्र हैं, उन्होंने बड़े मजाकिया लहजे में बोले भाई मुद्रा मीनार में मैं भी जाता हूँ, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं वो, नाम लेना ठीक नहीं है, मित्र क्या भाई की तरह हैं वो। तो उन्होंने बोला मेरे को कि भाई मुद्रा मीनार से क्या दुश्मनी हो गई, आपके कारण मैं 10 दिन से वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने उनको मजाक में बोला, मैं बोला भाई मैं भी वहाँ की जो है मेंबरशिप लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, बोले भाई आपको मेंबरशिप देंगे तो वहाँ 100-150 लोग आना और कम कर देंगे।
तो ये तो रही मजाक की बात, तो ऐसी भी बातें होती हैं। और विडंबना देखिए कि वो इतनी बहुचर्चित मुद्रा मीनार, जहाँ करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े लोग वहाँ पे व्यायामशाला में और दूसरे और कार्यों के इन्वेस्टमेंट लिए। बड़े बड़े लोगों का भी है। जी जी कई जी। नौकरशाहों का इन्वेस्टमेंट है उस मुद्रा मीनार में, कई राजनीतिज्ञों का इन्वेस्टमेंट है उस मुद्रा मीनार में, कई ऐसे लोगों का इन्वेस्टमेंट भी है जो मंत्री बनने की कतार पर है। तो नाम बड़ा उचित चुना है फिर इस हिसाब से उन्होंने कि मुद्रा मीनार। मुद्रा मीनार। पर ऐसी मुद्रा मीनार में लिफ्ट की गिरने की घटनाएं होना और ये सब होना काफी आश्चर्यजनक है कि जहां इतना मुद्रा का संकलन है वहां कैसे लिफ्ट गिरने की घटनाएं हो रही हैं। और ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि सिर्फ वही नहीं, आप इस भी देखेंगे कि रायपुर में कई जगह लिफ्ट गिरने की घटनाएं हुई, और ये पुनः एक आरटीआई का विषय है नगर निगम के ऊपर कि क्या नगर निगम इंस्पेक्शन कर रहा है लिफ्ट के जो जो रख रखाव है उसको लेके, वहाँ पे कब आखिरी ऑडिट हुआ। कई कुछ अस्पतालों में 3-4 साल में रायपुर में आग भी लगी है, आप देखेंगे। और कलकत्ता और यूपी के कुछ अस्पतालों में आग लगने के कारण बड़े हादसे भी हुए हैं, और रायपुर में भी कुछ हादसे हुए, परंतु इतने बड़े हादसे नहीं हो पाए। तो ये पुनः एक आरटीआई का विषय है कि क्या जो रायपुर नगर निगम है, रायपुर के शॉपिंग मॉल्स में लगी हुई लिफ्टों का ऑडिट कर रहा है, उनके रख रखाव पर नज़र रखी हुए है, क्या अग्निशमन यंत्रों का जो है हाल ठीक ठाक है। कोई बड़ी दुर्घटना होए उसके पहले इन चीज़ों को भी ठीक ठाक हो जाना चाहिए। कुणाल जी, आपकी बातें सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप चलते हैं तो आप एक लिस्ट बनाते हुए चलते हैं कि अगला आरटीआई किस चीज़ के ऊपर दायर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपकी एक बहुत लंबी फहरिस्त होगी। 100 तो आपने बता ही दिए हैं कि लंबित मामले हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपकी बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें आप आरटीआई डाल के जानकारी सरकार से लेना चाहिए। नहीं, अगर आप याद करें तो नगर निगम के एक अफसर ने ऐसे ही मुझे बोल दिया था कि यार कैसा आरटीआई लगाते हो, क्या आरटीआई लगाना जानते हो तुम। तो उसी नगर निगम में मैंने 1 महीने बाद एक ही दिन में 551 आरटीआई एक साथ लगाई थी। ये अपने आप में मेरे को लगता है पूरे देश में रिकॉर्ड होगा। और कुछ आरटीओ का जवाब आया आवेदनों का, और कुछ का जो जवाब नहीं आया तो लगभग 250-300 अपील भी लगाई उनको लेके। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक दिन में एक बार में 551 आरटीआई और जवाब नहीं आने पे 250-300 अपील। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक अगर हमारी बात पहुंचती है तो ज़रूर वो इसको संज्ञान में लें, और अगर ऐसा कोई कीर्तिमान बना है तो ज़रूर कुणाल जी को कांटेक्ट करें। तो आरटीआई पे बात दोबारा आ गई तो मुझे याद आ रहा है कुणाल जी, हमारी जो चर्चा हो रही थी, एक सड़क कुछ गायब होने की कोई घटना हुई थी और आपका मिलना महासमुंद में किसी अधिकारी से हुआ था, और वो जो पूरा प्रकरण था काफ़ी हास्यास्पद था। तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। चर्चित प्रकरण है वो। महासमुंद में एक सड़क गायब हो जाती है। गायब ऐसे होती है कि 25 लाख रुपए की सड़क जो है उसका पैसा 3 विभाग जो है निकाल लेते हैं और कागजों में सड़क बन जाती है। उसको लेके मैं बहुत आरटीआई लगा रहा था उस पूरे जिले में। और आप अगर याद करें तो एक भालू का शिकार वहां पर होता है, उस भालू को आदमखोर बता दिया जाता है, और उस भालू को मारने में या रेस्क्यू करने में जिन नियमों का पालन करना था वो पालन नहीं किया जाता। उसको AK-47 से लगभग 150-200 गोलियों के सहित जो है वो भून दिया जाता है, जबकि आपको ट्रैंक्विलाइजर से उसको बेहोश करना था, पहले उसको जाल फेंक के पकड़ना था। मादा भालू थी। तो वो होता है। तो उसको लेके मैं बहुत आरटीआई उस पूरे जिले में लगा रहा था, तो पूरा जिला त्रस्त था। तो एक अपील प्रकरण था वहाँ पे सड़क और इन्हीं सब छोटे छोटे निर्माण कार्यों को लेके। तो हमारे ससुर साहब भी आए हुए थे, तो बोले भाई मैं भी देखना चाहता हूँ अपील कैसे सुनी जाती है, अपील के प्रकरण जो है वो उसकी प्रक्रिया क्या है। तो मैं बोला चलिए भाई। तो महासमुंद पहुँचे तो जो समय था भाई पर्ची भेजे। तो सामान्यतः जो है जो अपीली अधिकारी रहता है वो क्लास 1 ऑफिसर रहता है, जन सूचना अधिकारी से ऊपर जो है। तो भेजा मैं, तो एक नए नए आईएएस साहब बैठे हुए थे वहाँ पे। तो उन्होंने मेरा नाम देखा और मुझे देखते ही उन्होंने तमक के तपाक से पूछा, बोले आप किस तरह के एक्टिविस्ट हैं।
2-500 वसूल करने वाले या सही में काम करने वाले। तो भाई मैं ना तो उनको ठीक से जानता, ना मैं उनको पहचानता, ना मेरा उनसे हंसी मजाक का कोई रिश्ता। मैं वहाँ आरटीआई के प्रथम अपील के प्रकरण में गया। मेरे जो ससुर हैं वो उनको मैं ले गया अपना लीगल सलाहकार वो बता के, जो है वहाँ बैठे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, और उन्होंने ऐसा सवाल कर दिया। तो मतलब एक मिनट रुकिए आप, मतलब आप किस तरह के आईएएस हैं पहले ये बताइए, वो 10,000 रुपये घूस लेने वाले की या वाकई में काम करने वाले? तो आपको मैं बताना याद दिलाना चाहूँगा, एक आईएएस छत्तीसगढ़ के पकड़ा गए थे रंगे हाथों 10,000 रुपये घूस लेते। अंततः खैर वो मामला दबा दिया गया। तो ऐसे भी किस्से कहानी हो जाते हैं जी। तो उनको, मेरे ससुर को लगा, बोले आज तो भाई हम लोग या तो जेल जाएंगे या तो बेल में जाएंगे बोले जो है बाहर यहाँ से। मुझे एक घटना और भी याद आ रही है जहाँ कहीं जेरोक्स मशीन के जलने से लेकर कोई प्रकरण था जिसकी वजह से आपने आड़े हाथों ले लिया था आरटीआई के ऑफिस को, तो इसके बारे में बताइए। प्रकरण ऐसा है कि मैं एक विभाग में आरटीआई लगा रहा था, और अंततः आरटीआई लगाते लगाते मैंने उस विभाग के पूरे 5 साल का चिट्ठा जो है वो मांग लिया। तो वो लगभग 40,000 पन्नों के दस्तावेज थे। अब प्रति पन्ने 2 रुपये लगते हैं, A4 साइज़ का, दर्शकों को ये भी जानना चाहिए। चिट्ठी आई वहाँ से कि आपको 80,000 रुपये जमा करना है। भाई 80,000 रुपये जमा करना मतलब 80,000 छोटी मोटी रकम नहीं है। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई ये चिट्ठी आई, तो बोले भाई अब कहा है उन्होंने तो जमा करना पड़ेगा। तो बोलिए चलिए। मतलब कहाँ? बोले बैंक का एफडी तोड़ के 80,000 रुपये जमा करते हैं। बोला ठीक है भाई। तो बैंक गए, बैंक से पैसा जो है निकालने के बाद हम लोग सीधे उस विभाग में पहुँचे, पैसा जमा किए तो पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। बोले भाई ये तो पैसा जमा कराने आ गए। बोले ठीक है भाई। अब पैसा तो जमा हो गया, उसके जो है 15-20 दिन बाद वहाँ से फ़ोन आता है, बोले सर वो हम लोग आपको दस्तावेज दे रहे हैं, परंतु हुआ ये है कि फ़ोटोकॉपी मशीन जो है जल गई है। बोला भाई जल गई है तो अब आप उसको देखिए, जैसा भी है कराइए आप उसको। बोले ठीक है सर। उसके बाद जब दस्तावेज दिए जाने की बारी आई, 30 दिन करीब करीब होने के थे, 30 दिन के अंदर उनको दस्तावेज देना होता है। तो फिर से फ़ोन आया, बोले सर वो दस्तावेज पूरे हो नहीं पाए हैं, हम लोग कहीं बाहर से उसको फ़ोटोकॉपी करा रहे हैं। अब मैं चुप रहा। अब फ़ोटोकॉपी कराते कराते जो है लगभग जो है 30 दिन में जो दस्तावेज देना था वो 45-50 दिन हो गए। तो एक दिन जो है वो छोटा हाथी में भर के वो दस्तावेज आए जो है पूरे। तो मैंने बोला भाई उसका वीडियो बना लो और उनसे रिसीविंग करवा के रखवा लो। अब जब दस्तावेज आया तो फिर मैंने वहाँ पे चिट्ठी उनको लिखा कि आप 30 दिनों के अंदर दस्तावेज देने में असफल रहे हैं, तो आप जो 80,000 रुपये है उसको वापस कर दीजिए। तो वहाँ से मेरे पास चिट्ठी आई कि हमने आपको मोबाइल फ़ोन पर सूचित कर दिया था और ये भी बता दिया था कि फ़ोटोकॉपी मशीन जल गई है, इसलिए हम आपको दस्तावेज देने में थोड़ा सा देरी कर देंगे। तो मैंने फिर 10 रुपये का आरटीआई आवेदन लगाया और मैंने कहा कि भाई फ़ोटोकॉपी मशीन जल जाने या दूरभाष में सूचित किए जाने से आरटीआई के दस्तावेज देरी से दिए जाने का क्या प्रावधान है, उसके नियम कायदों की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए। फिर एक दिन वहाँ डिपार्टमेंट से उस दफ्तर से फ़ोन आया, बोले सर आपका अकाउंट नंबर IFSC कोड दे दीजिए, आपका पैसा रिटर्न करना है। तो इस प्रकार से वो 80,000 रुपये भी आ गए और वो दस्तावेज भी हाथ लग गए। आपको मिल गए। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है वो 30 मिनट में पिज्ज़ा अगर ना आया, ये वैसे ही है। ये तो बिल्कुल पिज्ज़ा भी हाँ, आपका और वो भी ये आपका। बिल्कुल वैसे ही है। और खासतौर से जिस भी दर्शक की रुचि है आरटीआई में, उसको ये जानना चाहिए कि 30 दिन के अंदर पैसा जमा कराने के बाद अगर दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो दस्तावेज आपको मुफ्त में फ्री उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आवेदन दिए जाने के मूल आवेदन दिए जाने के 30 दिन के बाद भी अगर जानकारी नहीं मिलती तो भी जन सूचना अधिकारी आपको आवेदन जो है मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। अगर जानकारी 10 पन्ने की है तो भी, अगर जानकारी 10,000 पन्ने की है तो भी। दर्शकों के लिए तो ये काफ़ी जागरूक करने वाला एपिसोड होने वाला है, खासतौर पे आरटीआई की प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि कुणाल सर हमारे साथ हैं। आगे बढ़ते हैं कि 2024 में एक प्रकरण हुआ था जिसमें ओम बिरला की कोई वीडियो शेयर करने की वजह से राजस्थान पुलिस ने आपके खिलाफ अरेस्ट का भी नोटिस जारी कर दिया था। इसके बारे में कुछ बताइए।
देखिए ये सब तो किसी भी एक्ट्रेस के लिए तमगे होते हैं। जैसा एक सैनिक को तमगे मिलते हैं ना, तो ये तमगे होते हैं। और एक किसी वीडियो का उन्होंने उल्लेख किया कि आपने किसी डीप फेक वीडियो को शेयर किया है, तो उसको लेके भी मैंने जो है जवाब प्रस्तुत किया। मैंने उनको बताया, तो होता ऐसा है कि एक दिन सुबह सवेरे जब मैं समाचार पत्र जो है लेने बाहर निकलता हूँ, घर के दरवाजे पे पहुँचता, तो वहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है। तो पुलिस बताती है, मेरे से ही पूछती है कि भाई कौन है? कुणाल शुक्ला। तो मैं बताता हूँ भाई मैं ही हूँ। तो मैं बोलता हूँ भाई अंदर आइए। तब फिर वो बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा प्रकरण है और ऐसी ऐसी बात है। तो इसको लेके भी जो है हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। मेरे जो लीगल टीम है उन्होंने उसका जवाब प्रस्तुत किया और फिर अंततः वो मामला पेंडिंग में गया। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कुणाल जी कि हमारे देश में बहुत सारे अ, होती रहती हैं घटनाएं, जैसे चोरी की, खून की वारदातें होती रहती हैं। वहाँ पुलिस पहुँचने में इतनी स्फूर्ति कभी नहीं दिखाती जितना मानहानि के और इस तरह के सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दों में अरेस्ट करने के लिए पुलिस काफ़ी त्वरित कार्रवाई करती है। तो ये काफ़ी आश्चर्य वाली बात वाकई है। आश्चर्य की बात है। और मतलब पहले तो देखिए बच्चे भी बहुत छोटे हैं, घबरा जाते थे। अगर आप याद करें तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही थी और कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्या के विरोध में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के काफिले के सामने मैं अकेला खड़ा हुआ था तख्ती लेके, कश्मीरी पंडितों को न्याय दो नारे लगाते हुए। अगर आप याद करें तो कश्मीरी पंडित अपनी नौकरी, अपने पुनर्वास को लेके महीनों से, कई दिनों से जो है धरना प्रदर्शन करते बैठे हुए थे। परंतु वह सरकार जो कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट तो देश से मांग लेती है, परंतु कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं दे पाती। तो मैं अकेला खड़ा हुआ था, तब भी पुलिस ने मुझको धक्का देते हुए, लगभग घसीटते हुए वहां से हटाया था। तो ये देखिए ये होते रहता है। और हाल ही में अगर आप याद करें तो जब पहलगाम टेरर अटैक होता है और 25-30 निर्दोष नागरिक देश के मारे जाते हैं, उसके बाद जो है जो बीसीसीआई है, क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान से आमादा हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो है क्रिकेट से पैसा मिलता है, क्रिकेट से वो लोग पैसा कमाते हैं। तब भी मैं अकेला जो है तेली बांधा में खड़े हुआ था। पाकिस्तान मुर्दाबाद, बीसीसीआई मुर्दाबाद, मैं अकेला खड़ा हुआ था विरोध करने। कुणाल जी से अंग्रेजी में कहा जाता है लोन वॉरियर, इसकी भूमिका में बहुत बार आ चुके हैं। ये सारे प्रकरणों से हमें पता चलता है। और बहुत अच्छी बात है कि कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में आज भी हैं जो निस्वार्थ भाव से ये सारी खबरों को उजागर करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, लोगों के सामने आते रहते हैं और इतना बड़ा जोखिम लेते हैं जहां पुलिस, सरकारी तंत्र, जहां आपका किसी भी तरह का नुकसान कर सकती है, पर फिर भी वो इन बातों को हमारे सामने लेकर आते हैं। पर जो अच्छे से अच्छे इंसान होते हैं उनके ऊपर भी लोग संदेह खड़ा करने में पीछे नहीं हटते। तो सर 2018 से 23 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय आप कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी में एक अच्छे पद पर भी थे। लोग ये भी कहते हैं कि कुणाल जी मुद्दे उठाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो मुद्दे किसी एक पार्टी विशेष के खिलाफ ही होते हैं। और उनका ये भी कहना है कि एक पार्टी विशेष से आपके संबंध हैं, इसी वजह से आप जो है उनके लिए एक सॉफ्ट स्टांस रखते हैं और एक पार्टी विशेष के लिए आप ज़्यादा मुखर होकर कहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने पहले भी बताया कि मैंने जो सबसे अधिक आरटीआई लगाया वो लगाया मैंने रायपुर नगर निगम में। और मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि रायपुर नगर निगम में कितने साल कांग्रेस की सरकार रही? हाँ। मैंने जब जब आरटीआई लगाया वहां पे हमेशा कांग्रेस के मेयर रहे, वहां पे कांग्रेस सत्ता में रही नगर निगम में। और कांग्रेस सरकार की ही बात करें तो मैं थोड़ा सा और याद दिलाना चाहूँगा कि जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है वहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा था, वहाँ का बिजली बिल नहीं पटा था, वहाँ पे पानी बंद हो गया था जो है कई दिनों से। जब मैं वहाँ पे बोलता हूँ कि मैं वहाँ पे इन कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए, इनको वेतन दिलाने के लिए, इनका फ़ोन बिजली पानी जुड़वाने के लिए गांधी जी के बताए रास्ते पर चलते हुए वहाँ पे मैं झाड़ू पोछा करूँगा, तब भी कांग्रेस सरकार थी।
कुशाभाऊ ठाकरे में भी मैंने धरना प्रदर्शन किया है, तब भी वहाँ कांग्रेस सरकार थी। और कांग्रेस से एसोसिएशन मेरा नहीं है, मेरा एसोसिएशन गांधी नेहरू की विचारधारा से है। मैं बताऊं, मेरे जितने भी प्रदर्शन रहे हैं वो गांधी के बताए मार्ग पर रहे हैं। मैं अहिंसा की बातें करते रहा हूं और मैं हर बार ये बात बोला हूं कि गांधी बुद्ध महावीर के देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो मैं ये क्या गलत बोलता हूं? तो दर्शकों के स्वविवेक पर ही अब आप बताइए कि भाई सनी लियोनी आने वाली थी और मैं जब धरने पे वहां पे बैठ गया, एमआईसी चल रही थी और कांग्रेस के महापौर थे प्रमोद दुबे, तब फिर ये वाली बात क्यों नहीं आती कि भाई आप क्यों धरना दिए, आप किसी खास विचारधारा से जुड़े हुए हैं? तब भी तो मैं खिलाड़ियों के लिए ही बैठा था कि उस स्टेडियम में सनी लियोनी नहीं आनी चाहिए जहां पर हमारे प्रदेश के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जहां पे उनको स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर जाना है। तब भी यही बात थी। तो देखिए, ऐसा नहीं है, ये कुछ लोग जो है इस तरह की बातें अफवाह उड़ा देते हैं, परंतु मेरा प्रदर्शन, मेरी जो बातें या मेरी जो मांगे हैं वो हर सरकारों में रही हैं और हर सरकारों के लिए मैंने उस सरकारों में धरना प्रदर्शन लोगों के लिए किया है। बहुत अच्छी बात है। और इससे अब मैं दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूँ कि वो कैसे इस स्पष्टीकरण को लेते हैं, पर आपने बिल्कुल खुलकर ये बात बता दी कि आप किसी पार्टी विशेष की विचारधारा से मैं गांधी नेहरू की बातें करता हूँ। अगर आप हमेशा देखेंगे, मैं उनकी विचारधारा के पीछे मैं बहुत संवेदनशील भी हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि आपकी बातों में नज़र आता है। एक और सवाल है मेरा, क्योंकि आप व्यंग पसंद भी करते हैं, व्यंग का प्रयोग भी बहुत अच्छे से करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि अभी की सरकार में या पुरानी किसी सरकार में, छत्तीसगढ़ की सरकार में, ऐसे कोई नेता मंत्री हैं क्या जिनका व्यंग करने का अंदाज आपको पसंद हो, या जो उनकी कहने की शैली, अपने बातों को रखने की शैली आपको पसंद हो? अगर आप विधानसभा को देखते रहेंगे या वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे मुझे सत्यनारायण शर्मा जी का अंदाज बहुत पसंद आता है और उनको मैं देखने ही विधानसभा जाया करता था। और वो जिस चुटीले अंदाज में, जिस हंसी मजाक के अंदाज में वो वहाँ पे बातें किया करते थे, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था। ये शिल्प कम होता जा रहा है, हमारी विधानसभा में भी ये शिल्प कम होता जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि बढ़े। हाँ, बढ़े, मतलब ताकि युवाओं का भी रुचि बढ़े देखने में। जो क्लिप्स निकलती हैं अब तो रील के माध्यम से हर किसी की तक पहुंचती है, तो जब वो देखते हैं तो युवाओं का भी मन करता है कि भाई सदन में क्या कार्यवाही हो रही है, इसको हम। कुणाल जी, इतनी बातें हमने कर ली। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे राज्य में जो इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, उसमें से आपको वो लगता है कि कोई योजना है जो कि अच्छी दिशा में जा रही है, और या उसमें थोड़े बहुत अगर कुछ बदलाव किए जाएं तो उससे फ़ायदा हो सकता है जनता का? और एक ऐसी योजना बता दीजिए जो आपको लगता है कि सही दिशा में जा रही है, और एक ऐसी योजना बता दीजिए जो आपको लगता है कि वो बिल्कुल सरकार जो है बहुत ही उसमें उन्होंने खराब तरीके से उसको या तो लागू किया है या तो वो मूलतः ही गड़बड़ है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री सूर्य घर एक अच्छी योजना है, परंतु इसमें सब्सिडी और बढ़ाना चाहिए सरकार को। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, और सरकार को युवाओं के लिए कुछ अन्य स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम भी शुरू करना चाहिए, खासतौर से छत्तीसगढ़ी युवाओं के लिए। क्योंकि प्रदेश में जो हालात मैं देखता हूँ, जो जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, जितने उद्योग खुल भी रहे हैं, उसमें कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कांग्रेस भी शुरू के 3 साल यहाँ पे रही, फिर 5 साल भी रही, फिर अभी 17-15 साल से तो भाजपा ही है। युवाओं को ऐसा रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है, ऐसे मौके नहीं मिल रहे हैं जो मिलना चाहिए। आज भी जो छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वो अपने यहाँ की बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में आकर निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवा को तो रोजगार मिलता नहीं, और वहाँ के जो बेरोजगार हैं यहाँ के रोजगार करते दिख जाते हैं। तो सरकार को, खास तौर से छत्तीसगढ़ सरकार को भी महाराष्ट्र की तर्ज पर ऐसा एक अध्यादेश लाना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़िया है वही छत्तीसगढ़ के उद्योगों में काम करे और अपना रोजगार जो है वहाँ पे उपार्जित करे।
और कौन सी एक ऐसी योजना है जो आपको लगती है कि बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर रही है हमारे राज्य का? नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं, अगर मैं देखूं तो पूरे देश में ही ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो मुफ्त की योजनाएं हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कई बार आपत्ति दर्ज करी है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या दिल्ली में लोगों को मुफ्त में चीज़ें दिए जाने की योजनाएं हों। तो अब वह समय आ गया है कि देश की सभी सरकारें अपने वोट बैंक से ऊपर उठकर ऐसी मुफ्त की योजनाओं के बारे में सोचे, और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ सरकार भी सोचे। किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए तो बोलना बहुत मुश्किल कठिन हो जाएगा कि वो मुफ्त की योजनाएं बंद करने की बात करे, परंतु एक एक्टिविस्ट के रूप में मैं बोल ही सकता हूं कि अब ये समय आ चुका है, ये वक्त आ चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही नहीं, जो देश का प्रत्येक नागरिक है आज 4,30,000 रुपये उसके ऊपर कर्जा है जो है। अब इस कर्ज से अगर निकलना है और हमको वाकई विकसित भारत बनना है, तो हमको इन मुफ्त की योजनाओं से बचना होगा। आपने जब बात की और ये मुफ्त की योजनाओं के बारे में मैं सोच रहा था, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से ऐसा लगता है कि सरकार कुछ मुफ्त देकर, या ये जो डीबीटी की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें से एक महतारी बंधन भी है, उसको दे करके एक तरीके से जनता का वोट खरीदने का प्रयास कर रही है, जबकि उनका उद्देश्य होना चाहिए। समझ आ रहा है कि जनता का वोट खरीदने का ही प्रयास है। भाई बिहार में भी वही हुआ, हम लोग देख लिए, आपके खाते में चुनाव के ठीक पहले 10,000 रुपये आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ कि आपने महिलाओं को वो कर दिया। तो सरकारों को छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में अब सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके कई बार कहा है। जी जी। और ये पैसा अगर, जैसा आपने कहा कि कुछ योग्यता देने में अगर युवाओं को खर्च किया जाए, तो कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टियों का या आंदोलनों का कोई जगह नहीं रहेगी हमारे समाज में। तो मैं इसके बारे में भी जानना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये कॉकरोच जनता पार्टी अभी सोशल मीडिया में भी फेमस है, और इसी में अगर आप समझा सकें कि कैसे अब ऑनलाइन जो माध्यम है वो इतने ज़रूरी बन गए हैं हमारी पत्रकारों के लिए या दूसरे युवाओं के लिए, जो अपना गुस्सा, जो भड़ास है सरकार के ऊपर, उसको निकालने के लिए कैसे सोशल मीडिया आजकल पहला माध्यम बन गया है। मुझे ऐसा लगता है, और ये मैंने इसके बारे में सोशल मीडिया पे लिखा भी है, कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी और सी टीम है। मैं मतलब इस चीज़ को बहुत विश्वास के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वो उसकी बीजेपी की बी टीम है। मुझे इसलिए लगता है कि कुछ छोटी सी बातें कह भर देने से आपका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाता है। आपके घर में राजस्थान से पुलिस आ जाती है, और मैं अपना ही उदाहरण नहीं, पूरे देश में ऐसा उदाहरण है। कुछ एक्टिविस्ट तो तिहाड़ जेल में तब से बंद हैं, मतलब जब से मतलब उन्होंने कुछ बोला लिखा और उनको जमानत भी नहीं मिल पाई। उमर खालिद, हाँ मतलब आप तो उनको जमानत भी नहीं मिल पाई है। और एक आदमी जो है विदेश से बैठकर घोषणा करता है कॉकरोच जनता पार्टी की, और वह यही घोषणा करता है कि इस तारीख को इतने बजे इस दिन को वो भारत आएगा। दिल्ली पुलिस से वो आवेदन की अनुमति लेता है, दिल्ली पुलिस उसको अनुमति दे भी देती है, और जो सरकार है उसको पुलिस प्रोटेक्शन में जो है वो धरना स्थल तक ले जाती है। तो ये चीज़ें बहुत कुछ कहती हैं, ये बहुत कुछ जो है ना हमको समझाती हैं। तो राजनीति जैसा दिखती है ना वैसा होती नहीं, इसके पेंच के अंदर पेंच होता है। तो ये वही पेंच है जो बी या सी टीम के रूप में निकल कर आता हुआ दिख रहा है। और मुझको लग रहा है कि जेंजी में एक आक्रोश था, लगातार पेपर लीक हो रहे थे, बेरोजगार जो है रोजगार की मांग कर रहे थे। बिहार से लेके लखनऊ तक में आप देखेंगे, चाहे रेलवे भर्ती की परीक्षाओं को लेके है, युवा मांग कर रहे थे। पेपर लीक से लेके अन्य घटनाओं को लेके उनमें एक जेंजी में बहुत आक्रोश था। इस आक्रोश को, इस गुस्से को दबाने के लिए मुझको लगता है कि सरकार ने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी का खुद ही उदय कर दिया, और अब युवाओं के आक्रोश जो है आग है उसको ठंडा करने का काम कर रही है। और दूसरी तरफ अगर मैं फिर से बात करूं कि एनएसयूआई के लड़के
अगर जाते हैं रोजगार की बात करने, पेपर लीक की बात करने, तो उनके ऊपर आप पानी छींटते हैं, उनको डंडों से सर फोड़ देते हो। कॉकरोच जनता का पार्टी के साथ क्यों नहीं हुआ? दर्शकों से मेरा सवाल है। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये भाजपा की बी टीम, सी टीम है। ये तो काफी विस्फोटक आरोप आप सीजेपी के ऊपर ये लगा रहे हैं। आरोप क्या है? तो जो मैंने अपनी बात करी ना, मैं तो मतलब जी। जो है, लेकिन उनका भी ट्विटर अकाउंट कुणाल जी मैं कहूंगा कि बैन किया गया। पर खुल कैसे गया? मैं तो आप ही से पूछूंगा। अब ये सवाल ये सरकार से हाँ हमें भाई, पूछना उनका चाहिए खुल गया। कि और मेरे जैसे कई लोगों का आज भी बैन है ट्विटर अकाउंट भारत में। मेरे जैसे कई लोगों का ट्विटर अकाउंट आज भी, जो इंस्टाग्राम अकाउंट आज भी बंद है। आपका एक महिला पत्रकार नॉर्वे की, क्या नाम था जी उनका, जी उनका ट्विटर फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया जाता है। तो देखिए, उनका अकाउंट कैसे खुल गया, कॉकरोच जनता पार्टी का और अन्य लोगों के अकाउंट कैसे बंद है, बड़ा सवाल तो ये है। जी, बात ये सही है। और मैं आपका इसमें भी पक्ष जानना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन माध्यम से जो अब आंदोलनों की शुरुआत करना कितना प्रासंगिक है, नहीं है, या आपको लगता है कि ऑनलाइन माध्यम से जो जानकारी फैलती तो बहुत तेज़ी से, भ्रांतियाँ भी बहुत तेज़ी से फैलती हैं, तो क्या अब इसका वो है, इम्पोर्टेंस है आपके जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट और जो दूसरे पत्रकार हैं उनके लिए? हम भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपका इसमें पक्ष जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि ये डिजिटल माध्यम आजकल क्या बन गए हैं हमारे लिए? देखिए, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि आंदोलन तो सड़क पर ही होना चाहिए, ना कि ऑनलाइन। और आंदोलन जो भी होना चाहिए वो गांधी जी के बताए जो सत्य अहिंसा के मार्ग हैं डेमोक्रेसी में, उसी तरीके से होना चाहिए। आंदोलन कभी भी हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। जैसा हिंसात्मक आंदोलन हम लोगों ने ज़ेंजी का नेपाल में देखा, जैसा हिंसात्मक आंदोलन हम लोगों ने ज़ेंजी का श्रीलंका में देखा, वैसा आंदोलन नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये गांधी का देश है, यहाँ पे उनके बताए तरीके से ही आंदोलन होना चाहिए, अपनी मांगे रखा जाना चाहिए। और मैं इस बात को मानता हूँ और कहता भी आया हूँ कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है और डिजिटल जो माध्यम है वो आपकी बातें तो पहुंचा सकते हैं, परंतु वो एक आंदोलन का स्वरूप जो है वो नहीं बन सकते भारत में। क्योंकि भारत एक बहुत वृहद विशाल देश है। भारत छोटा नहीं है श्रीलंका की तरह, भारत छोटा नहीं है नेपाल की तरह, और यहाँ पे इजिप्ट की तरह भी आंदोलन नहीं हो सकते। क्योंकि भारत के पास बेहद विशाल जनसंख्या के साथ साथ बहुभाषी लोग हैं, जो विभिन्न धर्मों को, विभिन्न जातियों को मानते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि इतना विशाल है देश हमारा कि उसमें कोई एक तरीके से आंदोलन नहीं लाया जा सकता। और आंदोलन गांधी के बताए मार्ग पर होना चाहिए। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ। जी जी जी। तो इतनी लंबी हमारी बातचीत रही और जो आपका योगदान है आरटीआई के माध्यम से, जो आप ये सारे मुद्दे जनता के सामने लाते हैं, तो एक जनता का भी एक ये सवाल है, हमारा भी एक ये सवाल है कि जनता के आप परोक्ष रूप से प्रतिनिधि तो हैं, तो क्या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि बनने का या चुनाव लड़ने का आपका कोई विचार है आने वाले समय में? देखिए, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि जो मैंने पहले भी बोला ना कि खरा बात करने वाला जो है आदमी है ना, उसको घर में भी पसंद नहीं किया जाता। जो सवाल घर में भी करता है उसको माता पिता भी पसंद नहीं करते हैं कई बार, और कई बार पत्नी जो है वो भी नाराज हो जाती हैं। तो तो चुनाव लड़ने का जो है, या चुनाव लड़ाने का जो विचार है, वो मुझे लगता है कि वो प्रीति जी जो है वो ज़्यादा अच्छे से देखें तो यही अच्छा होगा। तो ये आपने फैसला अपनी अर्धांगिनी के ऊपर छोड़ दिया है, तो हो सकता है उनके साथ अब अगला पॉडकास्ट हमें प्रीति जी के साथ करना होगा, ये जानने के लिए कि कुणाल जी के आगे की क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के या राजनीतिक जीवन को लेकर के। पर आज का हमारा पॉडकास्ट जो है हम इसी चीज़ के साथ समाप्त करना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी हमारी ये जो चर्चा रही, और हम उम्मीद करेंगे कि हम एक दूसरे पॉडकास्ट में आपको फिर आमंत्रित करें और चुटीली व्यंग्यात्मक आपकी जो टिप्पणियां हैं उनका आनंद भी लेंगे, और जो घटनाएं चल रही हैं छत्तीसगढ़ में उनके बारे में जो आपके विचार हैं वो जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सारी कमाल की जानकारी हमारे साथ कुणाल शुक्ला जी ने साझा की। अब दोस्तों, मैं तो लबरा हूँ, लबर करता रहता हूँ, लेकिन लबरा के गोड पॉडकास्ट में जो कि स्पेशल सेगमेंट है सीजी अनफिल्टर्ड का, उसमें हम लाते रहेंगे ऐसे मेहमान जो आपको देंगी ऐसे जानकारियाँ जो आपका ज्ञानवर्धन भी करेंगी और आपको मनोरंजित भी करेंगी हर तरीके से। तो
CG अनफिल्टर्ड के इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और CG अनफिल्टर्ड को फॉलो कीजिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।